क्या वॉशिंगटन ने भारत की शांत प्रतिक्रिया को उसकी कमजोरी समझने की ऐसी भूल कर दी है जिसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया देख सकती है? इस वक्त अरब सागर की सतह पर जो सन्नाटा दिखाई दे रहा है वो सामान्य शांति नहीं लगती। कई रणनीतिक विश्लेषक इसे उस माहौल से जोड़ रहे हैं जो अक्सर किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव से ठीक पहले बनता है, और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में आ गया है चाबहार बंदरगाह, एक ऐसा स्थान जो केवल एक व्यापारिक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की समुद्री रणनीति का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। ताज़ा खबरों के अनुसार वॉशिंगटन से आया एक नया निर्देश हिंद महासागर क्षेत्र में हलचल बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान पर दबाव बनाने की नई नीति के तहत अमेरिका ने ओमान की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी अचानक तेज कर दी है। पहली नजर में ये कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा दिखता है, लेकिन नई दिल्ली के रणनीतिक हलकों में इसे सिर्फ एक साधारण सैन्य गतिविधि नहीं माना जा रहा। दरअसल चाबहार वही समुद्री द्वार है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार करते हुए सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच बनाता है। ये परियोजना केवल व्यापार का माध्यम नहीं बल्कि एशिया की बदलती भू राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक बन चुकी है। इसी वजह से जब उसी समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियां अचानक बढ़ती दिखाई देती हैं तो कई सवाल अपने आप खड़े होने लगते हैं। क्या ये महज ईरान को घेरने की रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी कूटनीतिक चाल छिपी है? वॉशिंगटन के नीति गलियारों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नई रणनीति का मुख्य उद्देश्य ईरान पर समुद्री दबाव बढ़ाना बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। ओमान की खाड़ी से होकर गुजरने वाले समुद्री रास्ते दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन मार्गों से गुजरने वाले जहाज केवल ईरान के नहीं होते बल्कि एशिया, यूरोप और भारत के बड़े हिस्से की आर्थिक गतिविधियां भी इन्हीं रास्तों पर निर्भर करती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ती सैन्य हलचल ने पूरे इंडो पैसिफिक में नई रणनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे होकर भारत के कई बड़े व्यापारिक जहाज रोज गुजरते हैं। आम दिनों में ये सफर बिल्कुल सामान्य माना जाता है, लेकिन जब अचानक उन जहाज़ों को रास्ते में अमेरिकी नौसेना की तरफ से रेडियो कॉल और पहचान से जुड़े सवाल मिलने लगते हैं तो मामला सिर्फ रूटीन सुरक्षा जांच तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे ये एक ऐसा संकेत बन जाता है जिसे रणनीतिक दुनिया में अलग नज़र से देखा जाता है। दिल्ली में मौजूद नौसेना मुख्यालय के अधिकारियों ने भी इस बदलाव को हल्के में नहीं लिया। समुद्री इतिहास साफ बताता है कि जो ताकत समुद्र पर अपना प्रभाव बढ़ाती है वही आगे चलकर व्यापारिक रास्तों और राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डालती है। यही वजह थी कि जैसे ही ओमान की खाड़ी के आसपास अमेरिकी 5th फ्लीट की हलचल तेज होने लगी, भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड तक तुरंत एक खास संदेश पहुंचा। ये सामान्य सूचना नहीं थी बल्कि एक ऐसा निर्देश था जिसके बाद हिंद महासागर में भारत की सबसे अहम नौसैनिक ताकत सक्रिय हो गई। रात के सन्नाटे में समुद्र की गहराइयों से एक विशाल जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये वही युद्धपोत था जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत की समुद्री क्षमता को नई पहचान दी है। INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। विक्रांत को केवल एक जहाज कहना उसकी असली ताकत को कम करके आंकना होगा। ये दरअसल समुद्र पर तैरता हुआ एक पूरा एयरबेस है। जब ये आगे बढ़ता है तो उसके साथ सिर्फ एक जहाज नहीं चलता बल्कि एक पूरा नौसैनिक स्ट्राइक ग्रुप साथ चलता है। इसके आसपास सुरक्षा घेरा बनाते हुए डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बियां तैनात रहती हैं, जबकि आसमान में समुद्री निगरानी विमान लगातार नजर बनाए रखते हैं। जैसे ही विक्रांत ने अरब सागर से आगे बढ़ते हुए ओमान की खाड़ी की दिशा पकड़ी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निगरानी नेटवर्क में हलचल बढ़ने लगी। दुनिया भर के जहाज़ों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले ट्रैकिंग सिस्टम ने इस विशाल युद्धपोत की चाल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पेंटागन के विश्लेषकों तक भी ये जानकारी पहुंच गई। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ये कोई साधारण नौसैनिक अभ्यास नहीं है। ये एक साफ और सीधा संकेत है कि भारत भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को लेकर पूरी तरह सतर्क है। विक्रांत के विशाल डेक पर तैनात MiG-29 के फाइटर जेट्स को भी तुरंत हाई अलर्ट पर रखा गया। पायलट अपने कॉकपिट के पास तैयार खड़े थे और तकनीकी टीमें हर सिस्टम की अंतिम जांच कर रही थी। समुद्र की सतह शांत थी, लेकिन उसके ऊपर और नीचे चल रही गतिविधियां बता रही थीं कि हिंद महासागर में रणनीतिक खेल अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। इन लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी ताकत उनकी ऑपरेशनल शैली मानी जाती है।
ये जेट समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जिससे दुश्मन के रडार के लिए उन्हें समय रहते पहचान पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब ये विमान किसी लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं तो उनके साथ लगे एंटीशिप हथियार कुछ ही पलों में बड़े से बड़े युद्धपोत को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस पूरे मिशन की ताकत केवल इन विमानों तक सीमित नहीं थी। असली रणनीतिक परत विक्रांत के चारों तरफ मौजूद भारतीय युद्धपोतों में छिपी हुई थी। उसके साथ चल रहे डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट आधुनिक मिसाइल सिस्टम से लैस थे, जिनमें ब्रह्मोस जैसी तेज गति वाली क्रूज मिसाइलें भी शामिल थीं। सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाली ये प्रणाली समुद्री युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल देने वाली मानी जाती है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि अक्सर लक्ष्य को चेतावनी मिलने से पहले ही ये अपने निशाने के बेहद करीब पहुंच जाती है। जब इन सभी तैनातियों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य निगरानी नेटवर्क में दिखाई देने लगी तो कई विश्लेषकों को समझ आने लगा कि ये केवल एक जहाज की आवाजाही नहीं है। अमेरिकी नौसेना के कंट्रोल रूम में बैठे विशेषज्ञों ने भी जब इस गतिविधि का विश्लेषण किया तो उन्हें साफ संकेत मिला कि यहाँ एक संगठित नौसैनिक संरचना सक्रिय हो चुकी है। भारत ने सिर्फ एक विमान वाहक पोत को आगे नहीं बढ़ाया था, बल्कि उसके साथ एक पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद था। इस तरह की तैनाती का मतलब होता है कि समुद्र की सतह से लेकर आसमान और पानी के भीतर तक हर स्तर पर निगरानी और जवाबी क्षमता तैयार है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा समुद्र की सतह के नीचे छिपा हुआ था। उसी समय भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां भी इस पूरे क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति ले चुकी थीं। आमतौर पर इनकी गतिविधियां सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आती, क्योंकि पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी गोपनीयता होती है। समुद्री युद्ध के विशेषज्ञ मानते हैं कि पनडुब्बियां किसी भी नौसैनिक टकराव में सबसे खतरनाक हथियार साबित हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें ढूंढ पाना बेहद कठिन होता है। धीरे धीरे अमेरिकी नौसेना के सोनार सिस्टम को भी कुछ अलग तरह की ध्वनि तरंगे मिलने लगीं। ये संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि समुद्र की गहराइयों में भी कोई गतिविधि चल रही है। सतह पर जहाजों की चाल और आसमान में विमानों की तैयारी के बीच नीचे पानी के भीतर एक ऐसा अदृश्य खेल शुरू हो चुका था जिसे केवल बेहद उन्नत सेंसर ही महसूस कर सकते थे। हालांकि सोनार सिस्टम को मिले संकेतों से ये तो साफ था कि समुद्र के नीचे हलचल मौजूद है, लेकिन ये तय कर पाना आसान नहीं था कि वहाँ कितनी पनडुब्बियां तैनात हैं और वे किस दिशा या दूरी पर काम कर रही हैं। इसके बावजूद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी। भारतीय नौसेना ने केवल समुद्र की सतह पर ही नहीं, बल्कि गहराइयों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में एक नया सामरिक संतुलन पैदा कर दिया। ये सच है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है। उसके बेड़े में कई विमानवाहक पोत और विशाल नौसैनिक बेड़े शामिल हैं, और आमतौर पर उसकी समुद्री ताकत को चुनौती देना किसी भी देश के लिए आसान नहीं माना जाता। लेकिन हिंद महासागर का भूगोल भारत के लिए अलग मायने रखता है। ये वो क्षेत्र है जहां की समुद्री धाराओं, प्रमुख जलमार्गों और तटों का अध्ययन भारतीय नौसेना दशकों से करती आ रही है। इसलिए जब इस इलाके में दो बड़ी शक्तियों की गतिविधियां एक साथ दिखाई देने लगीं, तो अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में इस पर गहरी नजर रखी जाने लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस संवेदनशील क्षेत्र में कोई भी गलत कदम उठता है तो उसका असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। चाबहार के आसपास का समुद्री क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी समुद्री मार्ग से एशिया और यूरोप के बड़े बाजारों तक पहुंचता है। ऐसे में यदि यहां सैन्य तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के लिए भी ये केवल एक बंदरगाह की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, ये उस रणनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा सवाल है जिसे हासिल करने के लिए देश ने